हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। माइटोसिस का सेकेंड प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस दो प्रोसेस में कंप्लीट हुआ था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बेसिकली हम कैरियोकाइनेसिस को अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कौन कौन से होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिड्स कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगती है। फिर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी डिसअपियर होने लगते हैं और जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमैटिड्स आकर के लेट जाते हैं और जो सेंट्रोमियर होता है वो अपने स्पाइनल फाइबर्स, अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको फेंकता है कि अटैच होने के लिए क्रोमैटिड्स से। ये कैनेटोकोर के थ्रू अटैच्ड हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आता है हमारा एनाफेज, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो 92 हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है, 46 से 92 हो जाता है। आगे के जो प्रोफेज एंड मेटाफेज होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है। इसके बाद क्या होता है, अब आता है फिर टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बन जाता है और क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि सेल्स होती हैं वो आपस में डिवाइड होने लगती हैं। जितना कुछ भी हमारा प्रोफेज में हुआ होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है टीलोफेज में। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर, जितने भी होते हैं। और फिर इतना होने के बाद ये होता है कैरियोकाइनेसिस। इतना होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। सेकेंड फेज पे आते हैं हम माइटोसिस के, जो कि आज हमें पढ़ना है। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बहुत इजी है। अगर आपको कैरियोकाइनेसिस समझ में आ गई तो साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जो कि किसी भी सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, सेल के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेमी सॉलिड लिक्विड होता है और ये क्या करता है, इसका बेसिकली काम होता है कि ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें उनकी पोजीशन पे फिक्स रखें, वो इधर उधर ना भागें। तो अब यहाँ पे जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है तो फिर और सारे ऑर्गेनेल्स भी डबल हो गए हैं तो फिर अब साइटोप्लाज्म का ही बंटवारा होगा। तो बेटा एनिमल के केस में बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। ये कोई एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल क्या होता है कि एनिमल सेल में उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। तो इधर से फोर्स लगता है और इधर से फोर्स लगता है। इसके बाद क्या होता है, फोर्स लगने के बाद ये इस तरीके से ऐसे बट जाते हैं दो अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, एनिमल सेल का केस इजी होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, इसके बाहर एक सेल वॉल होगी। प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल, उसके बाहर एक सेल वॉल है। अब क्या होगा, ये बाहर से फोर्स नहीं कर सकती। क्यों बाहर से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल वॉल क्या है बेटा, रिजिड लाइक स्ट्रक्चर है, वो बहुत रिजिड है। उसका बंटवारा नहीं करना है, हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्म का बंटवारा करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अंदर के साइड से बाहर को इस तरीके से फोर्स लगता है और इसके बाद क्या होता है, ये इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से बंटवारा हो जाता है प्लांट सेल में। तो आपको साइटोकाइनेसिस समझ में आ गई कि किस तरीके से डिवीज़न होता है। अगर आ गई तो यहाँ पे माइटोसिस क्लियर हो गई, यहाँ पे होगी माइटोसिस फिनिश। अब हम यहाँ बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मियोसिस के बारे में। देखो फिर अब क्या बात करेंगे हम मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल। देखो मियोसिस का में कुछ चीज़ें पहले आप थोड़ा जान लो कि क्या होता है। मियोसिस पहली बात तो जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स का मतलब स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स में होता है। माइटोसिस किस में हो रहा था, जितनी भी हमारी सोमैटिक सेल्स थी उनके अंदर क्या हो रहा था, हमारा माइटोसिस हो रहा था। और मियोसिस होगा जर्म सेल्स के अंदर। आपको पता चल गया जर्म सेल्स होती हैं कौन सी, वो स्पर्म सेल होती हैं या फिर वो ओवम सेल्स, यही दो होती हैं जो कि जर्म सेल्स होती हैं। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है। आप पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लो मियोसिस का कि मियोसिस क्या होता है, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि मियोसिस क्या होता है। ठीक, तो देखो बेटा क्या होता है कि एक सेल है, इसके अंदर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम पड़ा हुआ है।
अब पहले होगा मियोसिस 1, मियोसिस 2 फेज़ में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। आज हम कोशिश करेंगे कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो पाएगा। ये मियोसिस 1 है, इसमें सेपरेशन होना है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो ये 2 सेल्स बनी हमारी, 2 सेल्स, ये एक क्रोमोसोम गया इधर, एक एक्चुअली क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है, ये गया इधर। इसके बाद यहाँ से होगा मियोसिस 2। इसमें क्या होगा, इसमें सेपरेट होंगी क्रोमैटिड्स इस तरीके से, ठीक। ये एक क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर के साथ। देखो बेटा, क्रोमोसोम को काउंट हम क्रोमोसोम से नहीं करते, इसका जो सेंट्रोमियर होता है इससे काउंट करते हैं। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमियर उतने ही क्रोमोसोम नंबर। अब देखो होता क्या है, आप इसको एक ब्रीफ स्टोरी है, आप सुन लो पहले, ताकि आपको मियोसिस समझने में ईजी हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को तो लगता था, आपको पता नहीं, मियोसिस बहुत टफ लगता था मुझे, इसलिए आप थोड़ा समझ लो। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये होमोलॉगस क्रोमैटिड्स हैं, होमोलॉगस क्रोमैटिड्स। मियोसिस स्टार्ट देखो, मियोसिस स्टार्ट होने से पहले इनकी जो मियोसिस की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि हमारी माइटोसिस की थी, मतलब कि एम फेज़ में। एम फेज़ का मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे मियोसिस भी होगी और माइटोसिस भी होगी, ठीक है, एम फेज़ में। तो इंटर फेज़ में पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, जितनी जो क्रोमोसोम होता है वो वहाँ से डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड बन जाता है, और फिर यहाँ पे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट में मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। सो आई राइट हियर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या हुआ, मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस 2 में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ये मियोसिस 2 है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ओके, अब देखो एक और बात देखो, यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, मतलब 2n है, ठीक है। यहाँ पे ये 2n से n बन जाती हैं, n। अब देखो यहाँ पे 2n से n बनने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो 46 क्रोमोसोम होंगे नंबर में, ठीक है बेटा। यहाँ पे n का मतलब 23 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स, तो 23 में डिवाइड हो गए। फर्दर क्या होता है, जब मियोसिस 2 होता है तो फर्दर ये n होती हैं, ये सब n होती हैं। जब ये क्रोमैटिड्स डिवाइड होता है तो भी ये n होगा, और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 क्रोमोसोम्स, ये सब 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मियोसिस 2 में क्या हुआ है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हुआ। तो अभी बेटा आप कंफ्यूज हो रहे होगे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया कि 46 क्रोमोसोम थे, 23 यहाँ पे आ गए, हाफ ऑफ डिवाइड हो गए, अगेन फिर से 23 कैसे आ गए। तो बेटा हमें यही सीखना है कि ये कैसे हुआ है। ब्रीफ स्टोरी यही है कि इससे ये बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये अब हम सीखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं मियोसिस 1 पे। मियोसिस 1 क्या होता है, पहले मियोसिस 1 की स्टडी करेंगे, ठीक है, बाद में मियोसिस 2 की करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। मियोसिस 1 क्या होता है, फर्दर इसके देखो कितने स्टेप्स होते हैं, 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। क्या हुआ कि जो मियोसिस है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होगा। कितने फेजेस में, 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, सेम वही है जो माइटोसिस में था, बस क्योंकि ये मियोसिस 1 है तो यहाँ सब 1 1 1 1 लग गया है। मियोसिस 2 होगा तो फिर सेम फेज आएंगी, बस वहाँ पे क्या होगा कि प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, इस तरह का प्रोसेस होगा। क्लियर। तो यहाँ के आपको ज़्यादा, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये प्रोफेज 1। अब ये जो प्रोफेज 1 है, ये वाला फेज, ठीक है, ये फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कौन कौन से हैं? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन। अब देखो बेटा, इसको याद रखना है एक ऑर्डर में। तो अगर मेरे पास एक ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रिक है लेजी PDD, मीन्स लेजी परी ऑफ डियर डैड। मैंने इसी ट्रिक से लर्न किया था इन सारे इस चीज़ें को, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी। मेरे पास यही ट्रिक है। अगर आपके पास इससे भी कोई बेस्ट ट्रिक हो, इससे बेटर हो, तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक। तो आ जाओ। L स्टैंड फॉर लिप्टोटीन, Z स्टैंड फॉर जाइगोटीन, P स्टैंड फॉर पैकेटीन, D स्टैंड फॉर डिप्लोटीन एंड अगेन D स्टैंड फॉर डाइकाइनेसिस। देखो बेटा, प्रोफेज 1 ये एक ऐसा फेज़ है जो सबसे लंबा है, बहुत लंबा फेज़ है ये, और डिफ़िकल्ट भी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डर लग जाता है प्रोफेज 1 से, और वो ये बोल देते हैं कि हमने नहीं पढ़नी बायोलॉजी, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को पढ़ना नहीं बायोलॉजी। क्योंकि प्रोफेज 1 अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना, तो आपको बायोलॉजी में फिर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। तो आ जाओ, प्रोफेज 1 कंप्लीट करते हैं, और कैसे होता है ये भी देखते हैं। देखो, पहले आता है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है, ये एक सेल है और ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। ये पूरी प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन के साथ आने का मतलब है कि जहाँ माइटोसिस में सेल साइकिल में हुआ था प्रिपरेशन इंटरफेज वाला, वो सारा प्रिपरेशन यहाँ पे भी हुआ है, और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में यहाँ पे आए हुए हैं। देखो बेटा, क्या होगा इसमें फर्स्ट फेज़ में, जब हम लिप्टोटीन का मतलब क्या हुआ, लिप्टोटीन का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम्स जो है वो लिपट गए, ठीक है। क्रोमोसोम लिपट जाएंगे आपस में, मतलब कि कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं होने वाला है। बोथ क्रोमोसोम्स आर टाइटली पैक्ड। ये होता है किसमें, लिप्टोटीन में, ठीक। अब आ जाओ जाइगोटीन पे। जाइगोटीन में क्या होता है, अगेन हमने क्या किया, एक सेल लिया, ये हमारी सेल हो गई। सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाद फिर अब आ जाओ हमारे क्रोमोसोम्स पे। इसमें क्या होगा ना बेटा, कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये पास पास आ जाएंगे। जैसे जाइगोटीन है ना, तो स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ऐसे ये भी पास पास आ जाएंगे। और इनके बीच में क्या होगा, कि इनके बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड ऐसे होता है, इसे फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है देखो, अब इसमें क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ना, ये इन दोनों को होल्ड करके रखता है। दोनों ही जो क्रोमोसोम्स हैं इनको होल्ड करके रखता है। लिप्टोटीन में क्या हुआ कि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हो गए हैं। अब जाइगोटीन में क्या होगा कि दोनों ही क्रोमोसोम्स होंगे वो होल्ड करके रखे जाएंगे, मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई राइट हियर homologous chromosomes are
पेयर अप। ये क्या है आपका जाइगोटीन। ठीक है, लिप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया। जाइगोटीन में क्या हुआ कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या हुए, पेयर अप हो गए। कैसे पेयर अप हुए, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको ये होल्ड करके रखता है। ये जो पेयरिंग है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। आप सिनेप्स और साइनेप्सिस में कंफ्यूज मत होना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और जो सिनेप्स होता है, न्यूरॉन सेल्स के जो बीच का गैप होता है, उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। ये क्या है, साइनेप्सिस। अब आ जाते हैं हम पैकेटीन पे। बेटा पैकेटीन या फिर पैचिटीन, आप पैचिटीन से याद रखना, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आ जाओ, सेल बना लेते हैं पहले। ये हमारा एक सेल है और ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। अब इसे पैकेटीन करना है। पैकेटीन मतलब, पैचिटीन मतलब पैचेस फॉर्म होंगे। ठीक है, पैचेस कैसे फॉर्म होंगे, आओ देखते हैं। पैचेस कैसे फॉर्म होंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में चिपक जाएंगे एक दूसरे से। देखो पैकेटीन में क्या हुआ, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में चिपक जाएंगे। कैसे, पैचेस कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से चिपक जाएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, और बेटा ये क्या है ना, पैकेटीन, दिस इज द एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन। दिस इज द एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखो सुनो, रिकॉम्बिनेशन की भी स्टोरी सुन लो पहले। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा होता, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये जो वर्ड है ना, खूबसूरत दुनिया, ये एक कन्फ्यूजिंग प्लेस होता। क्यों होता कन्फ्यूजिंग प्लेस, क्योंकि जैसे मेरी कोई बहन है, मेरी बहनें जो हैं, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो बिल्कुल सेम मेरे जैसी होती, उन्हें पहचानना मुश्किल होता। आपका कोई भाई, जैसे अगर आप लड़के हो तो आपके जो 3-4 भाई हैं वो बिल्कुल आपके जैसे दिखेंगे, फीचर सेम, हाइट, पर्सनालिटी, सब कुछ बिल्कुल ही सेम होता उनका, कि कोई भी चेंजेस उनमें नहीं होता। तो क्या होता कि शरारत कोई करता, पिट कोई और जाता। अगर कोई बहनें हैं, एक घर में 6-7 बहनें हैं, तो वो सारी की सारी बहनें बिल्कुल सेम दिखेंगी। तो ऐसे तो मम्मी पापा भी कंफ्यूज हो जाते, मम्मी पापा छोड़ो, पूरा वर्ड ही बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लेस हो जाता है ना। तो रिकॉम्बिनेशन क्या करता है कि ये होने से रोक देता है, मतलब कि वो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए स्पर्म और ओवम का थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मेकअप जो होता है वो चेंज कर देता है। हल्का हल्का जेनेटिक मेकअप चेंज होता है। अभी हल्का हल्का ये जो जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है वो इसी के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। ठीक, अब कैसे हो रहा है देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, देखो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, पर ये इसके साथ जिस तरीके से पेयर अप हो रहा है, जिस तरीके से इसके साथ चिपक रहा है, ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो जेनेटिक मटेरियल जो चेंज होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम अब आ जाते हैं किस पे, डिप्लोटीन पे। ठीक है, लेजी परी ऑफ डियर डैड, डिप्लोटीन पे। डिप्लोटीन में क्या होता है, देखो डिप्लोटीन में क्या होता है कि थोड़े ये सेपरेट होने की कोशिश करता है। जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में सेपरेट होना चाहते हैं। तो ये सेपरेट कैसे होंगे, अभी आप पहले एक चीज़ देखो इनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हुआ है ना, यहाँ ये पैकेटीन के थ्रू।
पैकेटिन के थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ ना, देखो इस रेड वाले में कुछ पार्ट येलो आ जाएगा, ठीक है, येलो वाला पार्ट आ गया, और ये जो येलो वाला है इसमें कुछ रेड पार्ट चला जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो, आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, देखो आ गया ना। अब यहाँ पे ये रेड वाले में क्या हुआ, येलो वाला पार्ट आ गया, येलो वाले पार्ट का आ गया मटेरियल, और ये येलो वाले में रेड वाले क्रोमोसोम का आ गया, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक्स शेप स्ट्रक्चर, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर यू एबल टू सी हियर, दिस इज कॉल्ड केस्मेटा। केस्मेटा is visible here, ठीक है। एक्स शेप स्ट्रक्चर है और क्या है ये, केस्मेटा है। अब देखो क्या क्या आप लोगों ने देख लिया, जाइगोटीन देखा, लेप्टोटीन देखा, जाइगोटीन देखा, ये कौन सी स्टेज है, ये है पैकेटीन, ये है पैकेटीन, और ये है डिप्लोटीन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये ना जो क्रोमैटिड्स, ये क्रोमोसोम है, ये आपस से सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ना, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है, मतलब इस जगह से ये खत्म होने लगता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ डाइकाइनेसिस पे। डाइकाइनेसिस अगर आपको इतना आ गया तो डाइकाइनेसिस तो बहुत ही सिंपल है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, डाइकाइनेसिस में वो सब होगा जो प्रोफेज में होता था, डाइकाइनेसिस में वो सब होगा जो हमारी माइटोसिस की प्रोफेज में हो रहा था। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देंगी, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, टेलोमियर्स पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, ठीक। तो कैसे होगा ये देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में बना देती हूँ, ठीक है। ये अभी क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो होगा वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो गया है, और इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, कि जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो जाना, एक्सचेंज हो जाना। अदरवाइज़ क्या होगा, सब एक जैसे ही दिखोगे ना, जितने भी सिस्टर्स होगे एक घर में, या फिर जितने भी आप ब्रदर हो एक घर में, तो फिर आप सब एक जैसे दिखोगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है इस प्रोसेस में, ठीक। अब यहाँ पे ये कंडेंस क्रोम है, और इसके बाद अब ये भी प्रोफेज 1 की तरह बेताब है इस साइटोप्लाज्म में उड़ने के लिए, पूरे तरीके से ये उड़ जाना चाहता है इस साइटोप्लाज्म में। जैसा कि हमने माइटोसिस 1 में देखा था कि जो वहाँ पे क्रोमैटिड्स थे वो साइटोप्लाज्म में बेताब थे बिल्कुल उड़ने के लिए, ऐसे यहाँ पे भी अभी बेताब हो रहे हैं उड़ने के लिए। तो इतने यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस सेल की, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी, मतलब कि ब्रेक डाउन होगी और डिसअपियर होने लगेगी, क्योंकि इन्हें भी तो उड़ना है ना, इसलिए ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। इसके बाद क्या होगा, अब ये हो गया आपका डाइकाइनेसिस। आपके 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, अदरवाइज भूल जाओगे। देखो मियोसिस 1 के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये 4 होते हैं, ठीक। इसके बाद प्रोफेज जो होता है उसके भी 5 फेजेस होते हैं, और प्रोफेज जो होता है वो सबसे बड़ा फेज होता है, इसको हम रिकॉम्बिनेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। 5 फेजेस इसमें कौन कौन सी हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। याद रखने की ट्रिक कौन सी है बेटा, लेजी PDD, लेजी परी ऑफ डियर डैड, ठीक है। अब लिप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम लिपट जाएंगे मतलब बोथ क्रोमोसोम्स आर टाइटली पैक्ड, एकदम बिल्कुल लिपट करके ना टाइट हो जाएंगे वो। और उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट फेज कौन सा है आपका, जाइगोटीन में क्या होगा कि क्रोमोसोम पास में आकर के लेट जाएंगे, ठीक। तो और उनके में एक साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, एक केमिकल है जो कि क्या करता है, इन दोनों ही क्रोमोसोम को होल्ड करके रखता है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है आपका पैकेटीन में क्या होता है, पैचेस फॉर्म होते हैं। पैचेस कैसे फॉर्म होंगे कि जो क्रोमोसोम होंगे वो इस तरीके से आपस में चिपक जाएंगे,
क्लियर। इसके बाद आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, हमें एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का फॉर्म होता है ऐसा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मेटा। ठीक है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि कैस्मेटा कौन सी स्टेज में विजिबल होता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद फिर क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में वही होगा जो हमारा प्रोफेज 1 में हो रहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, मतलब कि ब्रेक डाउन हो रही थी, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो भी डिसअपियर हो रहे थे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ लगे हुए सेंट्रोमियर्स जो थे वो पोल्स की तरफ जा रहे थे। आई होप आप लोगों को प्रोफेज 1 क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको प्रोफेज 1 क्लियर हो गया है तो बेटा मियोसिस बहुत ईजी है। आ जाओ आगे देखते हैं क्या होता है। आप मियोसिस को फिर कंप्लीट कर रहे हो, मियोसिस 1 को, अभी 2 बाकी है। देखो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा, कुछ खास नहीं, सेम वही होगा। जो मेटाफेज 1 है इसमें क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इसका इक्वेटर है बीच में, मेटाफेजिक प्लेट, एंड ये रहे क्रोमोसोम्स। ये इसमें वही होगा सेम कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ करके लेट जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पे, अपने साथ अपना जेनेटिक मेकअप ले करके, रेड वाले में येलो वाले मेकअप, उसके बाद फिर येलो वाले में रेड वाले का थोड़ा जेनेटिक मेकअप, इसका जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे। बेटा जेनेटिक मेकअप क्यों लेते हैं, अगर नहीं लेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, वही फिर रिकॉम्बिनेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये होते कुछ यहाँ पर, ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंट्रोमियर क्या करता है, बड़े बड़े फाइबर्स फेंकता है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, इससे अटैच्ड होने के लिए कि जाओ और अटैच्ड हो जाओ। ठीक है, काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर के थ्रू इस तरीके से अटैच्ड हो जाता है, और ये कहाँ है, लेटे हुए कहाँ पे, इक्वेटर पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। मेटाफेज में यही तो हो रहा था ना माइटोसिस में, जब हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या है, एनाफेज। अब एनाफेज में वापस से क्या होगा, देखो ये रही एनाफेज की सेल, और ये रहे एनाफेज के क्रोमोसोम। ये रहे क्रोमोसोम, और ये अपने साथ कुछ जेनेटिक मेकअप लेकर के आए हुए हैं। इसके बाद इधर का भी ले लो, वरना ये बुरा मान जाएगा। सेंट्रोमियर के साथ, और इस येलो वाला भी रेड वाले का कुछ जेनेटिक मेकअप ले लेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो स्पेंडल फाइबर्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, इससे अटैच्ड रहेंगे, और इसको ना सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। मेटाफेजिक प्लेट से यही तो हो रहा था ना, मेटाफेजिक प्लेट पे लेटने के बाद जब एनाफेज में जाता है तो क्या होता है, उसको सेपरेट करता है। देखो बेटा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो मैंने कैरियोकाइनेसिस में आपको नहीं बताया था लास्ट वीडियो में। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ये ना तो कभी ये क्या होता है, ये पुल नहीं करते हैं कि आपको ऐसा लगे कि ये पुल कर रहे हैं दोनों क्रोमोसोम्स को, ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, और इसलिए सेपरेट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और ना ही ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अभी ये क्रोमोसोम्स हो गए, अब तक तो क्रोमैटिड्स से, अब ये क्रोमोसोम्स हो गए, ना ही ये क्या करते हैं, क्रोमैटिड्स से यहाँ पर रिपेल करते हैं। क्रोमैटिड्स आर नॉट रिपेल टू ईच अदर, वो रिपेल भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे शॉर्ट होना। जब ये शॉर्ट होने लगती है ना, तो ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पोल्स पे जाने लग जाते हैं। क्लियर, ये आप वहाँ पे भी क्लियर करना। ठीक है, इसके बाद अब तो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तो कुछ रह ही नहीं गया। अब आ जाओ टीलोफेज पे। टीलोफेज 1 में क्या होता है, कुछ नहीं होगा। टीलोफेज 1 में, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में मतलब टीलोफेज में क्या होगा कि टीलोफेज अपोजिट टू प्रोफेज। तो क्या क्या होगा इसमें, देखो पहले तो ये इस तरह का एक सेल फॉर्म होगा टीलोफेज का। ठीक, उसके बाद इसके अंदर मैं बना दूं पहले क्रोमोसोम्स कुछ। आ जाओ बना देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हुआ। ये एक क्रोमैटिड जो अपने साथ लेके आई है येलो वाले का जेनेटिक मटेरियल, और ये दूसरा क्रोमैटिड इधर
जो अपने साथ लेके आया है रेड वाले का जेनेटिक मेकअप, ये एक सेंट्रोमियर। अब क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होने लगेंगी। दूसरे कलर से दिखाती हूँ कि आपको विजिबल हो। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, रीअपेयर होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि प्रोफेज में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो डिसअपेयर हो गए थे। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे ये भी रीअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये री सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सब जितनी है सब रीअपेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से टीलोफेज से ये सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं साइटोप्लाज्म को लेकर के। अभी यहाँ पे क्या है कि पूरे तरीके से डिवीज़न नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी, ठीक। ये मियोसिस 1 है, अब इसके बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी। मियोसिस सेकेंड हम आज नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड में सिर्फ इतना ही होना है कि जो माइटोसिस में हुआ है बस, और कुछ नहीं। सेम टू सेम माइटोसिस की तरह, बस थोड़े से एक बीच में एक स्टेप आया है, वो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद देखो, ये क्या है आपका मेटाफेज 1 है, ये आपका एनाफेज है, और ये आपका इधर से टीलोफेज है। ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, टी मीन्स टीलोफेज। आप समझ जाना, मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मेरा बोर्ड बहुत गंदा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो आप ये समझ लेना, ये क्या है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, क्लियर। अब देखो, अब एक बार हम इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो टीलोफेज, अब यहाँ पे टीलोफेज आ गया, ठीक है। टीलोफेज 1, इसमें क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं होंगे बेटा, हल्के हल्के कंडेंस होंगे, क्योंकि इसको पता है कि इसे अभी क्या करना है, इसे भी मियोसिस सेकेंड भी करनी है, ठीक है। ये मियोसिस सेकेंड में भी जाना है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत कंडेंस होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा यहाँ से कि इसके बाद ये क्या करेगा यहाँ से कि जब मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में सेल्स जाने लगती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक प्रोसेस, उसको एक फेज़ आता है, थोड़ा सा गैप आता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है बेटा कि वहाँ पे डीएनए का अगेन रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार होता है, जब मियोसिस 1 की स्टार्ट होने के पहले, जैसे कि हमारा माइटोसिस में हो रहा था। एक बार ही डीएनए जो का वो रेप्लिकेट करेगा, अपना कंटेंट बढ़ाएगा और क्रोमैटिड बनेगा। लेकिन क्या होगा, सेकेंड टाइम ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा मियोसिस सेकेंड है ना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, आज नहीं होगा ये। एक बार इसको समअप कर लेते हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, सेल डिवीज़न क्या था, सेल डिवीज़न 2 तरह से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जो होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब 2 में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है, दोनों ही सेल्स में इक्वल साइटोप्लाज्म बट जाते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आता है मियोसिस। मियोसिस भी 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 फर्दर 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ये 4 स्टेप्स होते हैं। इसके बाद प्रोफेज के फर्दर 5 स्टेप्स होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक। याद करने की ट्रिक कौन सी है बेटा, लेजी PDD, लेजी परी ऑफ डियर डैड, आप इससे याद कर सकते हो। लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में लिपट जा रहे हैं, लिपट करके वो कंडेंस हो जा रहे हैं, मतलब वो टाइट हो जा रहे हैं, ठीक। तो बोथ क्रोमोसोम्स आर टाइटली पैक्ड इन लिप्टोटीन। फिर क्या है, जाइगोटीन में क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम्स होंगे वो पास पास आकर के लेट जाएंगे, तो क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर अप, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर अप। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस, सिनैप्स नहीं बोलते हैं, सिनैप्सिस। और ये जो दोनों पेयर अप हुए हैं इस तरीके से पास पास और होल्ड होके रखे हैं, ये केमिकल के थ्रू होते हैं, जिस केमिकल का नाम है सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारा आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि इसके बाद हमारा आता है पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से चिपक जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फिर इससे पैचेस बन जाते हैं, इसमें पैचेस फॉर्म होते हैं और इसे बोलते हैं एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स,
क्लियर। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये जो इस तरीके से पैकेटीन में बन गए हैं, ये ऐसे सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कैसमेटा। तो डिप्लोटीन में कैसमेटा का फॉर्मेशन होता है, सेपरेट होने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत सेपरेट हो पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। फिर आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि डाइकाइनेसिस में वो सब होता है जो प्रोफेज में होता है, ठीक है। प्रोफेज में हो रहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही थी, ये थोड़े से कंडेंस हो गए ना क्रोमोसोम, अब ये भी साइटोप्लाज्म में उड़ना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, ठीक है। एकदम सोच रहे हैं छूट मिल जाए, आज़ादी मिल जाए मुझे, बस मैं मस्त उड़ लूँ साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो ये क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स वो भी डिसअपेयर हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स से लगे हुए जो सेंट्रोमियर्स हैं वो क्या होंगे, वो पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे इसके बाद हमारा आता है क्या, मेटाफेज 1। इसके बाद चले जाओ मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज को पता होता है कि अभी ये क्रोमोसोम जितना फड़फड़ा रहा है ना उड़ने के लिए, उतनी जल्दी ये टायर्ड हो जाएगा, और टायर्ड होने के बाद इसको लेटने के लिए जगह चाहिए। तो ये क्या करता है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो मेटाफेजिक इसकी जो प्लेट है इस तरीके से इक्वेटोरियल पे, इस पर आकर के ये क्रोमोसोम्स लेट जाते हैं, ठीक। और यहाँ से जो सेंट्रोमियर्स हैं ये बड़े बड़े स्पिंडल फाइबर्स फेंकते हैं क्रोमोसोम्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमैटिड्स होते हैं वो सब क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और नंबर डबल हो जाता है, ठीक। जितना भी है उसका नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद टीलोफेज आ जाता है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में कुछ नहीं होता है। टीलोफेज में दोबारा से प्रोफेज का अपोजिट होता है, और सारा जो प्रोफेज में हो रहा होता है उसका सब उल्टा कर दो। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होने लगेगी। सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपेयर हो रहे थे, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स रीअपेयर होने लगेंगे, ठीक। और ये थोड़े थोड़े कंडेंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं होंगे, थोड़े थोड़े कंडेंस होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे फर्दर मियोसिस सेकेंड भी अभी करना है, ठीक। तो मियोसिस सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। If you have any doubt, feel free to ask in comment section. Goodbye.